नमस्कार दोस्तों, भारत माता का बेटा, भारत माता का लाल, इंडिया का सबसे बड़ा लीडर मैं कहूंगा, सुभाष चंद्र बोस जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इतने इंटेलिजेंट, इतने जीनियस कि एक स्पीच दे दें तो पूरा देश एकजुट होकर इकट्ठा हो जाए। 23 जनवरी 1997 को उस इंसान का जन्म हुआ जिसने देश की आजादी में सबसे अहम रोल निभाया, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस। अपनी 10th इन्होंने कंप्लीट की यूरोपियन स्कूल कटक से, जो कि उड़ीसा में है। 10th में इन्होंने सेकंड रैंक सिक्योर करी, जिसकी वजह से प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको एडमिशन मिल गया। इतनी छोटी सी एज में भी इतने बढ़िया लीडर की कॉलेज में इनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया गया। अब कॉलेज में क्या था कि वहाँ पे अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे और वो इंडियन स्टूडेंट के साथ बड़ी पार्शियलिटी करते थे, बिना बात के ही इंडियन स्टूडेंट्स को पीट दिया करते थे। एक दिन प्रोफेसर ने जब एक लड़के को पीटा तो बोस के साथ मिलकर कई सारे लड़कों ने प्रोफेसर को ही उल्टा पीट दिया। इसकी वजह से बोस को कॉलेज से भी निकाल दिया गया। अब कॉलेज से तो इनको निकाल दिया गया था, तो इनके पिताजी ने इनको बुलाया, बोला बेटा सुभाष जो हो गया सो हो गया, अब तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज की। उस टाइम पे आईसीएस की तैयारी इंडिया में होती नहीं थी, लंदन जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए। 4 साल की तैयारी लगती थी, पर सुभाष चंद्र बोस इतने इंटेलिजेंट कि सिर्फ 7 महीने में तैयारी खत्म कर ली और एग्जाम भी क्लियर कर लिया और 4th रैंक होल्डर बन गए। उस टाइम पे सिर्फ 6 वैकेंसीज होती थी आईसीएस में। नेताजी ने एग्जाम तो क्रैक कर लिया, आईसीएस ऑफिसर भी बन गए, पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। नेताजी ने कहा जिन अंग्रेजों ने हमें अपने ही देश में गुलाम बना के रखा है, मैं उन्हीं के साथ मौज काटूं। उसी वक्त नेताजी ने नौकरी को लात मार दी। इनके पिताजी, इनके भाई ने इनको बहुत समझाया, पर दिल में जब राष्ट्र प्रेम की आग लगी हो तो दुनिया का हर सुख छोटा नजर आता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उस टाइम के वाइस राय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया कि डोमिनेंस स्टेटस दे दिया जाए, ये भी एक तरह की फ्रीडम ही होती है। ये बात सुभाष चंद्र बोस को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने गांधी जी को बहुत समझाया कि हम अपनी सरकार तो बना लेंगे, पर उसे कंट्रोल ब्रिटिश हुकूमत ही करेगी। डोमिनेंस स्टेटस की वजह से भारत ना तो अपनी आर्मी में काम कर सकता है और दूसरे देशों के साथ अगर बिजनेस रिलेशंस बनाने हो तो उसका भी डिसीजन भारत खुद से नहीं ले सकता, उसके लिए भी ब्रिटिश हुकूमत से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी एकदम क्लियर थे कि हमें डोमिनेंस फॉर्मिनेंस नहीं चाहिए तो एकदम कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, उसके नीचे कुछ भी नहीं। अब 1939 का समय आया, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। नेताजी का कहना था कि क्यों ना दुश्मन को थोड़ा सा तोड़ा जाए, पूरी दुनिया भर में लड़ाइयां चल रही हैं, हमें भी लड़ना चाहिए। गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। उनका कहना था कि अभी हमारा दुश्मन कमजोर है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लिटरली नेताजी बोलते हैं ये क्या बात हुई, पूरी दुनिया लड़ रही है और आप बोल रहे हैं इधर भी मार लो इधर भी मार लो, ऐसे तो हमें आजादी कभी भी नहीं मिल पाएगी। अब कांग्रेस में प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस होते हैं और सुभाष चंद्र बोस ये इलेक्शन जीत लेते हैं, पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि नेताजी इलेक्शन जीतें, क्योंकि वो थोड़ा गरम दल वाले बन रहे थे। गांधी जी नेताजी पे दबाव बनाते हैं कि वो कांग्रेस से रिजाइन कर दें, तो नेताजी भी एक अच्छे शिष्य की तरह कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। अब नेताजी को कांग्रेस से तो कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था। इनको अंग्रेजों ने 14 बार जेल में डाला और जब लास्ट टाइम ये बाहर आए तो इनके घर में जासूस लगा दिए, ताकि ये जो भी करें वो सब ब्रिटिश एम्पायर को पता चलता रहे। नेताजी ने घर में ही बैठे बैठे प्लान बनाना स्टार्ट किया और अपनी हेल्प करने के लिए अपने दोस्त मियां अकबर शाह को पेशावर में टेलीग्राम भेजा और उनको अपने घर बुला लिया, उनको पूरा प्लान समझा दिया। इनका प्लान था देश से बाहर जर्मनी जाने का। अपने भतीजे की हेल्प से जासूसों से बचते हुए गाड़ी की सीट के नीचे छुप के अपने घर से बाहर निकल आए और कई महीनों का सफर करने के बाद ये जर्मनी पहुंच गए हिटलर से मिलने के लिए। बड़ी मुश्किल से इनको हिटलर से मिलने की अपॉइंटमेंट मिली। अब ये वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं और हिटलर आता है, अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाता है, बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू। ये बोलते हैं हमें आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। अब ये इंसान हैरान, बोलता है मैं ही तो हिटलर हूँ। अब ये आदमी वापस चला जाता है और इनकी तरफ दूसरा आदमी आता है, ये भी बोलता है आई एम हिटलर, हाउ कैन आई हेल्प यू। नेताजी फिर से बोलते हैं हमें आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। दरअसल हिटलर को जान का खतरा रहता था, तो उसने अपने जैसे दिखने वाले 4-5 बहरूपिया रखे हुए थे। अब सब हैरान, आज तक कोई हिटलर को नहीं पहचान पाया, ये कैसे पहचान गए। जब ये असली हिटलर से मिले तो उसने इनसे पूछा कि आप कैसे पहचान गए कि वो असली हिटलर नहीं था। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे हेल्प मांगने आया हूँ, आपका तो एटीट्यूड अलग ही होना चाहिए। वो लोग आके मुझसे पहले ही हाथ मिला रहे थे और पूछ रहे थे हाउ कैन आई हेल्प यू। हिटलर इनसे बड़ा प्रभावित होता है। हिटलर ने लगभग 4000 युद्ध बंदी बना रखे थे जो अंग्रेजों से उसने जीते थे, वो भी सारे इंडियंस थे। हिटलर ने उन सारे युद्ध बंदियों को फ्री कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। आगे चल के वो आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने। हिटलर ने इनकी
काफी मदद करी, क्योंकि जर्मनी से इंडिया बहुत दूर था, इसलिए जर्मनी से डायरेक्ट फौज इंडिया भेजना बहुत मुश्किल था। हिटलर ने इनको जापान भेज दिया और बोला आप वहां जाके अपनी आर्मी तैयार करिए। हिटलर ने इनको अपनी प्राइवेट पनडुब्बी दी जो पानी के ऊपर पानी के नीचे हर तरह से चल सकती थी। ये जापान पहुंचे और जापान के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया इनकी हेल्प करने के लिए। जापान के प्राइम मिनिस्टर इनसे इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो पार्लियामेंट में अनाउंस कर देते हैं कि हम इंडिया की हेल्प कर रहे हैं। नेताजी को मालूम था कि जापान और सिंगापुर के बीच में वॉर चल रहा है और सिंगापुर में 85,000 ब्रिटिश सैनिक हैं, जिसमें से 45,000 तो इंडियन हैं। बोस ने पहले से ही प्लान बना के रखा था। इन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप सिंगापुर पे बमबारी करिए और उसके साथ पर्चे भी फेंकिए जिन पे हिंदी, तमिल और तेलुगु में लिखा होगा कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे। जैसे ही इंडियंस ने ये पर्चे पढ़े वहां अंदर विद्रोह चालू हो गया। बोस की रणनीति काम आई और जापान युद्ध जीत गया। जापान ने इन 45,000 सैनिकों को बोस के हवाले कर दिया और यहाँ से स्टार्ट हुई आजाद हिंद फौज। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके थे ये हिटलर, और जापान के प्राइम मिनिस्टर को भी कन्विंस कर पाए इनकी हेल्प करने के लिए। इनकी सोच इतनी बड़ी थी, कहते हैं ना माइक्रो थिंकिंग। जहाँ लोग देश में ही बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्तों से होते हुए इंडिया में घुसी और मणिपुर से सारे ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया। पहली बार वहां पे तिरंगा लहराया, पूरा देश हिल गया। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया, इसीलिए जापान ने अपना पूरा सपोर्ट पीछे खींच लिया और अब वो पॉसिबल भी नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महिला रेजिमेंट बनाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। सुभाष चंद्र बोस ने प्लान बनाया मॉस्को जाने का। उन्होंने सोचा वहां जाके कुछ अलायंसेस बिल्ड करेंगे। वियतनाम से मॉस्को जाते वक्त इनका प्लेन क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई, पर आज तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कि इनकी डेथ इस प्लेन क्रैश में हुई थी कि नहीं। इस पे कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन ऐसे किसी प्लेन ने टेक ऑफ किया ही नहीं था, और कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी भेष बदल के अपने आगे के काम भी करते रहे। नेताजी की डेथ के बाद रॉयल नेवी में विद्रोह चालू हो गया। जितने भी इंडियन सैनिक थे रॉयल नेवी में, सबने विद्रोह करना स्टार्ट कर दी। फिर रॉयल एयरफोर्स में भी विद्रोह चालू हो गया और बची आर्मी, और आर्मी में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इंडियन सैनिकों को नौकरी से निकालना स्टार्ट कर दिया और अब तो और ज्यादा विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। जो आर्मी के अंदर थे वो आर्मी के अंदर विद्रोह कर रहे हैं, जो आर्मी के बाहर निकाल दिए गए हैं वो आर्मी के बाहर देश में विद्रोह कर रहे हैं। पूरे देश में विद्रोह स्टार्ट हो गया और पूरे देश में जय हिंद के नारे गूंजने लगे। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब इससे ज्यादा वो यहाँ पे नहीं रह सकते। फाइनली 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने कांग्रेस से बात करके भारत को छोड़ दिया और अब बन गया था भारत आजाद भारत। अगर कोई पत्थर एक हथौड़ा मारने से टूट गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी हथौड़े की चोट से टूटा है, उससे पहले उस पे सैकड़ों हथौड़े पड़े होंगे तब जाके वो टूटा है। गांधी नेहरू के आखिरी हथौड़े से देश आजाद हो गया, पर भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, अशफाउल्लाह खान, बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने इतने हथौड़े मारे थे कि गुलामी की जंजीर कमजोर हो गई। इसीलिए गांधी नेहरू के आखिरी हथौड़े से गुलामी की जंजीर टूट गई और देश आजाद हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक थम्स अप भी दे देना। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।